वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। अपने फर्स्ट ईयर एचडीटी जेनेटिक्स के अंदर अपने पढ़ रहे थे सेल डिवीजन। हर सेल डिवीजन पढ़ रहे थे तो एक बार एक आध मिनट में जो जितना करवाया रिवाइज करके फिर आगे चलते हैं, ताकि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने पहली वीडियो देखी है वो सेकंड वीडियो देखेंगे तो उनके भी रनिंग में थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। और करना बेसिक है अपने को, अपने सिलेबस के हिसाब से। तो अभी तक अपने पढ़ा था कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, यानी किसी भी प्राणी या संजीवों में जो प्राणी की वृद्धि, ग्रोथ और परिवर्तन या डेवलपमेंट होता है वो कोशिकाओं की वृद्धि और गुणन के कारण ही होता है। ठीक है, जो अपने में वृद्धि हो रही है, परिवर्तन विकास हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? सेल की वृद्धि और गुणन के कारण हो रहा है। बिल्कुल रटना नहीं है, बुक में से पढ़ना है, लेकिन अपनी भाषा में याद करना है। उसके बाद में एक कोशिका जब अपने निश्चित आकार पर पहुंच जाती है तो उसमें विभाजन शुरू हो जाता है और एक नई कोशिका बनती है। दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और जो पुत्री कोशिकाएं हैं फिर आगे वो अपने निश्चित आकार पे पहुंचेगी तो फिर आगे उनमें नई कोशिका का निर्माण होता है। तो इस तरह से एक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है और यह एक सतत प्रक्रिया यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह है कोशिका विभाजन। अगर कोई पूछ ही ले आपसे पर्सन सेल डिवीजन किसे कहते हैं, तो सेल डिवीजन का मतलब आप देखो, आप कोई छोटा बच्चा है वो वृद्धि करता है और परिवर्तन विकास भी करता है। किसकी वजह से हो रहा है? उसकी कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है और गुणन, गुणन का मतलब मल्टीप्लिकेशन। कोशिकाएं 2 थी, फिर 4 हो गई, 8 हो गई, इस तरह से हो गया। अब बात करते हैं कैसे होती है ये। एक कोशिका है वो अपने निश्चित आकार पे पहुंचेगी और उसमें विभाजन होंगे, नई कोशिकाएं बनेंगी। और जो नई कोशिकाएं बनेंगी वो जो नई कोशिका है वो किसका, उसका निर्माण किस कोशिका से हुआ? अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से हुआ। यानी कि एक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ठीक है, उसके बाद में अपने पढ़ा था एक प्रारूप पढ़ा था। वो प्रारूप आप सभी बच्चों के दिमाग में याद रहना चाहिए। ठीक है, रटना नहीं है, समझ के याद करना है। तो बंदे को समझने में अगर प्रारूप याद है तो आगे जब अपने विभाजन करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ये कौन सा विभाजन हो रहा है, क्या हो रहा है, दिमाग में आ जाएगा। अपने पढ़ा था असूत्री, माइटोसिस, समसूत्री, मियोसिस, अर्धसूत्री। ये 3 विभाजन है कोशिका विभाजन के प्रकार। ठीक है, असूत्री में अपने बताया था, कुछ उदाहरण बताए थे। माइटोकॉन्ड्रिया नील अनित सेवाल है, उनमें अंकुलन और विखंडन द्वारा क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। उसमें ये नहीं बनता, अब ये केंद्र का वो 2 में बट गया, साइकोप्लाज्म हो गया, अलोवा स्पिंडल फाइबर का निर्माण नहीं होता, नहीं वो गुणसूत्र का है, कोई क्रोमेटिन पदार्थ बनता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये बेसिक सी बात थी। उसके बाद में अपने पढ़ा था समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन 2 तरह के है। कैसा? एक तो है केंद्र विभाजन, एक होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्र के विभाजन का मतलब है भी मान लो जो न्यूक्लियस होता है, इंग्लिश में से न्यूक्लियस बोलते हैं, तो केंद्र का है। देखो नाम से ही पर्सन में उत्तर छिपा है। केंद्र विभाजन, केंद्र का विभाजन मतलब केंद्र में विभाजन होगा, उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। दूसरा प्रकार था कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब दिमाग लगाओ, ये मान लो सेल है तो जो ये खाली स्थान है ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, जब इसमें विभाजन होगा तो वो कौन सा होगा? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो केंद्र विभाजन है वो आगे 2 प्रकार का था, या 2 तरह से था। 2 अवस्थाएं थी, कौन सी? इंटरफेज अवस्था, अंतराल अवस्था, विश्राम अवस्था। ये अलग अलग नाम है। ये 3 प्रकार की थी। G1 S, G2 गैप 1 S, सिंथेसिस अवस्था, G2 गैप 2। अब इधर आ जाओ, केंद्र विभाजन के अंदर एक इंटरफेज थी। उसके बाद में समसूत्री विभाजन अवस्थाएं कौन सी? प्रोफेज पूर्वावस्था, मेटाफेज मध्यावस्था, एनाफेज पश्चावस्था, टीलोफेज अंत्यावस्था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, एक वो दोहराना, जितनी बार दोहराया जाए दोहराने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करो। हो गया। अब अपने बात करते हैं समसूत्री विभाजन की, हो गई। उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार के। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और सेकंड। प्रथम में भी केंद्र विभाजन होगा और कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में भी केंद्र विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है उसका केंद्र विभाजन वही 3 अवस्थाएं G1 S, G2, और उसके बाद में केंद्र विभाजन का आगे जाकर ये पार्ट किया था इंटरफेज। तो अर्धसूत्री में भी इंटरफेज अवस्थाएं आएगी। इंटरफेज का मतलब है कि कोशिका दूसरे विभाजन से पहले अपने आप को क्या करती है? तैयार करती है। दूसरी बात,
दूसरी बात ये है जो अपने पढ़ा था अर्धसूत्री विभाजन प्रथम अवस्थाएं, वो थी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सभी में है, समसूत्री में भी है, इसमें भी है। लेकिन एक जो अलग था वो था प्रोफेज आगे 5 उप अवस्थाओं में बढ़ जाती है, 5 उप अवस्थाओं में। तो ये कौन कौन सी थी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टिन या पेचाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। यानी कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 उप अवस्थाएं हैं किसकी? अर्धसूत्री विभाजन के अंदर, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के अंदर जो प्रोफेज की 5 उप अवस्थाएं, ठीक है। तो ये एक खांचा पड़ा था। उसके बाद में अपने इंटरफेज के अंदर पढ़ा था। इंटरफेज के अंदर कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है? एक अन्य नाम है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्र का विभाजन 2 उत्तरी न्यूक्लियस या 2 उत्तरी केंद्रक में हो जाता है, उसे केंद्रक विभाजन कहते हैं। यानी कि केंद्र का विभाजन होगा, केंद्र का विभाजन होगा किसमें? 2 उत्तरी केंद्रकों में, 2 उत्तरी केंद्रकों में। तभी तो क्या करेगा, मान लो केंद्र का है, उसमें विभाजन होगा तो एक इस साइड चला जाएगा, एक दूसरी साइड चला जाएगा। तो इस एक केंद्र का एक विभाजन हुआ तो 2 उत्तरी केंद्रकों का निर्माण होगा। इसे कैरियोकाइनेसिस या केंद्र विभाजन कहते हैं। समझ गए? बिल्कुल ध्यान में रखना है, रखने वाली कोई बात नहीं है। देखो अध्ययन तो बुक में से करना पड़ेगा, लेकिन आप याद अपने भाषा में रख सकते हो, अपने तरीके से रख सकते हो। केंद्र का विभाजन हो गया। अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन, इस केंद्र क्या होता है? जो कोशिका द्रव्य है वो 2 भागों में बंट जाता है। जैसे कौन सा? जैसे आपको एग्जाम्पल बताते हैं, ये वाला, ये आपको पता है, ये सेल है, ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर वाली झिल्ली, और ये जो बीच में खाली स्थान आप देख रहे हो, ये इसमें कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। क्या है? कोशिका द्रव्य। तो इस तरह से कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, यानी कि जब कोशिका द्रव्य 2 अलग भागों में विभाजित होगा तो उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखो कैसे होगा। अब ये देखो यहाँ पर केंद्रक भी नया बन गया, और ये जो कोशिका द्रव्य में विभाजन होकर एक ऊपर वाली कोशिका बन गई, एक नीचे वाली कोशिका बन गई। कोशिका विभाजन का मतलब ये है कि एक कोशिका है, उसमें विभाजन होकर 2 कोशिकाएं बनना। तो कोशिका में विभाजन होगा तो उसके अंदर जो मटेरियल है उनका विभाजन हो रहा है। अब अपने बात करते हैं समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, इंग्लिश में इसे माइटोसिस कहते हैं, हिंदी में इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। देखो कोई भी टॉपिक है, कोई भी पॉइंट है, आप जितना बहुत ज्यादा गहराई में भी जा सकते हो, बहुत ज्यादा वाइड भी जा सकते हो, लेकिन आप अपने सिलेबस, अपना कोर्स, अपनी जो क्वालिफिकेशन, उस हिसाब से आपको बेसिक नॉलेज ही होना चाहिए। बेसिक से ज्यादा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर का बेसिक पता होना चाहिए भी ये कौन सा विभाजन है, इसमें क्या होता है, इतने से बढ़िया काम चल जाएगा। अब बात करते हैं समसूत्री विभाजन। तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक था जिसने 1882 में प्राणी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन शब्द का प्रयोग किया। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 में प्राणी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, रोकना है, रुकेगा नहीं। समसूत्री विभाजन जो शब्द है वो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 में प्राणी कोशिकाओं में शब्द का प्रयोग किया था। अब आप सुनो, समसूत्री विभाजन कहते किसे? नाम क्या है? समसूत्री। सम का मतलब समान, यानी कि विभाजन होगा और जो नई कोशिकाएं बनेगी उनमें समान गुणसूत्र होंगे। किसके? मात्र कोशिका के। तो अब आप समझो समसूत्री विभाजन शब्द फ्लेमिंग ने दिया 1882 में प्राणी कोशिकाओं में। सबसे पहले बात करते हैं अपने जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त, यानी कि जो जर्मिनल सेल है उनके अतिरिक्त कौन सी कोशिकाएं रहेगी? सोमेटिक सेल। कायिक कोशिकाओं में विभाजन होता है किसमें? केंद्रक और कोशिका द्रव्य 2 समान भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिससे क्या है आगे 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जो पुत्री कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपने मात्र कोशिका के समान ही होती है। और जो कोशिकांग होते हैं जैसे राइबोसोम, गोल्जी काय, अंतःप्रदेवी जालिका, यानी कि ये कोशिकांग कहते हैं इनको। और जितने कोशिकांग मात्र कोशिका में उतने ही कोशिकांग, वही कोशिकांग पुत्र कोशिका में भी पाए जाएंगे। अब आप इसकी डिटेल परिभाषा समझो। समसूत्री विभाजन,
जनन कोशिकाओं के अलावा कायिक कोशिकाओं, जिन्हें सोमेटिक सेल कहते हैं, में केंद्रक और कोशिका द्रव्य दो समान भागों में विभाजित हो जाते हैं, दो समान भागों में विभाजित हो जाते हैं और उससे दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। तो ये समसूत्र विभाजन है। अब आपको बता दिया समसूत्र विभाजन क्या होता है। इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य दो समान भागों में बंट जाते हैं, ये तब लिखो, ये समसूत्र विभाजन है। लेकिन इससे दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक सेल से क्या है, दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है। समसूत्री विभाजन द्वारा एक सेल है वो दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होगी। पुत्री कोशिकाओं में जितने गुणसूत्र होंगे वो मात्र कोशिका के समान ही होंगे, ठीक है। और जो कोशिकांग, जिस हिसाब से जितने कोशिकांग मात्र कोशिका में थे उतने ही कोशिकांग पुत्र कोशिका में या पुत्री कोशिकाओं में पाए जाए। तो ये समसूत्र विभाजन है। समझ गए, 2-3-4 बार दोहरा दिया, पढ़ोगे याद रह जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अंतराल अवस्था, मैंने आपको बताई दी थी। अब समसूत्र विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। समसूत्र विभाजन के अंदर 4 अवस्थाएं पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप सुनोगे तो याद हो जाएगा। सबसे पहले प्रोफेज से क्या कहते हैं, पूर्व अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व अवस्था कहते हैं, पूर्व अवस्था, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है मैंने रोक के इसलिए रखे थे, मैंने कहा भी हो सकता है ऑफलाइन क्लास से लग जाए तो बोर्ड पर समझाएं आपको, टेस्ट लें, याद करें। लेकिन अब टाइम निकलता जा रहा है, अभी मिड टर्म एग्जाम होंगे, फिर फाइनल एग्जाम होंगे, तो अभी मैं कराना उचित समझा। तो जो जिस हिसाब से बताया जा रहा है उस हिसाब से अगर पढ़ोगे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कहीं से भी नंबर कट जाए आपके, नहीं कटेंगे। लेकिन वो बातों को ध्यान में तो रखना पड़ेगा। अब ये बात करते हैं अपने प्रोफेज अवस्था, समसूत्र विभाजन। समसूत्र विभाजन की एक पहली अवस्था होती है प्रोफेज अवस्था। उसमें क्या है, सेल है। अब आप एक बात समझो, ये सेल है यानी एक कोशिका है। कौन सी, ये एक कोशिका। इस तरह से ये कोशिका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कोशिका द्रव्य है। बीच में क्या होता है, केंद्रक, उसमें पाई जाती है केंद्रिका, ठीक है। केंद्र को न्यूक्लियस कहते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। इस तरह से एक सेल है, आपको इस तरह से इतना ध्यान में रखना है। सेल की एक आकृति है बेसिक। अब ये सेल है, लेकिन ये पहली अवस्था बात करते हैं, प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था में सेल के अंदर क्या होता है, तो पहली अवस्था में विभाजन होता है। तो पहली अवस्था में क्या होता है कि जब एक सेल से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा, तो जो प्रोफेज अवस्था है उस अवस्था में क्या होगा, उस अवस्था में क्या होगा, उस अवस्था में जो केंद्रक है उसमें उपस्थित है जो क्रोमेटीन पदार्थ, सेंटर में बिल्कुल केंद्रक है, उसमें क्रोमेटीन पदार्थ। क्रोमेटीन पदार्थ मैंने आपको पहले बताया हुआ है टर्मिनोलॉजी में। क्रोमेटीन पदार्थ का मतलब है एक कच्चा मटेरियल है क्रोमोसोम का। कच्चा मटेरियल क्या है कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन वगैरह है, लेकिन क्रोमेटीन पदार्थ है वो क्या है, संगठित होकर, संगठित का मतलब बिल्कुल धागेनुमा संरचना के रूप में पड़ा है, बिल्कुल महीन पतले पतले धागेनुमा संरचना में। वो क्या है, संगठित होकर क्रोमेटीन सूत्र में परिवर्तित हो जाता है, कुंडलित होकर छोटे मोटे हो जाते हैं। ये प्रोफेज अवस्था की कहानी है। प्रोफेज अवस्था में तो बिल्कुल सेल के जो केंद्रक में जो क्रोमेटीन पदार्थ पड़ा है वो जाल के रूप में, महीन धागों के रूप में पड़ा है, वो धीरे धीरे संगठित होकर क्रोमेटीन सूत्रों में परिवर्तित होता है। सूत्रों का मतलब वो थोड़ा थोड़ा गाढ़ा संगठित होने लग जाता है, पतले पतले धागे वो थोड़े गाढ़े से होने लग जाते हैं, ठीक है। और जो प्रत्येक गुणसूत्र है, देखो गुणसूत्र है, सेल के अंदर केंद्रक है, केंद्र के अंदर क्रोमेटीन पदार्थ है, उसी से गुणसूत्रों का निर्माण होगा और वो गुणसूत्र अलग होंगे तो दो कोशिका बनेंगी। अपने क्या कर रहे हैं, एक सेल से दो सेल बना रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। हो गया, पहली बात होगी। प्रोफेज में क्या है, प्रोफेज के अंदर जो क्रोमेटीन पदार्थ है वो संगठित होकर क्रोमेटीन सूत्र के रूप में परिवर्तित हो रहा है। दूसरी बात, तो जो गुणसूत्र का जो मटेरियल है या जो कच्चा पदार्थ या क्रोमेटीन पदार्थ है वो डबल पड़ा है प्रोफेज अवस्था के अंदर। क्या पड़ा है, प्रत्येक गुणसूत्र पहले की ही दुगना हो जाते हैं। वह सेंट्रोमियर से एक साथ से जुड़े रहते हैं। दुगने का मतलब, मान लो गुणसूत्र बनाना है, अब आपको गुणसूत्र की संरचना ये है, मैंने बताई थी, ये वाली गुणसूत्र की संरचना है, ठीक है। ये अर्ध क्रोमेटिड और ये वाला अर्ध क्रोमेटिड, यानी कि दो क्रोमेटिड मिलकर एक गुणसूत्र का निर्माण हो गया। तो जो गुणसूत्र बीच में जो जुड़ा हुआ होता है वो किससे जुड़ा होता है, सेंट्रोमियर से। किससे, सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ होता है। अब प्रोफेज अवस्था के अंदर क्या है, जो ये गुणसूत्र है ये डबल पड़ा है। डबल का मतलब
अभी पूरा नहीं स्पष्ट दिखाई दे रहा, लेकिन इसका जो मटेरियल है वो डबल है, पहले से दुगना है, ठीक है। और किससे जुड़ा हुआ है? सेंट्रोमीर से जुड़ा हुआ है। दो बात बता दी आपको। तीसरी बात यह है, जो सेंट्रोसोम है, क्या है? जो सेंट्रोसोम है वो दो भागों में विभाजित होकर विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। इनको सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। क्या समझे? मान लो गुणसूत्र दुगना पड़ा है, किसके अंदर? प्रोफेज अवस्था केंद्र के अंदर धागेनुमा संरचना है, क्रोमेटिन पदार्थ, वो धीरे धीरे गाढ़ी संगठित हो रही है। उसके अंदर जो गुणसूत्र है वो दुगना है, प्रोफेज अवस्था का जो मटेरियल है वो दुगना है, और वो किससे जुड़ा हुआ है? सेंट्रोमीर से। और उसी अवस्था के अंदर सेंट्रोमीर है, उसका विभाजन हो रहा है, और जो ये गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जा रहा है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। अब सेंट्रियोल का मतलब है सेंट्रोमियर का विभाजन होगा। ये बीच में सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर का विभाजन होगा, विपरीत ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इन्हें सेंट्रियोल कहेंगे। सेंट्रियोल से क्या है? एस्ट्रल रश्मियां, एस्ट्रल रे निकलती है, एस्ट्रल रश्मियां, एस्ट्रल रे निकलती है। दोबारा समझो, ये गुणसूत्र है, सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है बीच में से। तो प्रोफेज अवस्था में क्या है? जो ये सेंट्रोमियर है, इसके विभाजन होकर ये विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं और सेंट्रियोल का निर्माण करते हैं। किसका? सेंट्रियोल का निर्माण करते हैं। और सेंट्रियोल से किस चीज का क्या निकलती है? एस्ट्रल रश्मियां या एस्ट्रल रे निकलती है, यानी कुछ धागेनुमा सी किरणें निकलती है। प्रोफेज के अंत में केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका लुप्त होने लगती है। जो केंद्रिका है वो विलुप्त होने लगती है, और जो केंद्र के ऊपर जो झिल्ली बनी होती है वो विलुप्त होने लगती है। क्यों? क्योंकि अपने एक सेल से दो सेल बना रहे हैं, तो एक केंद्र का है, उसका विभाजन होगा, विभाजन इसी तरह से होगा, ठीक है। प्रोफेज के अंत में प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमेटिड में प्रथम रूप से दिखाई देते हैं। ये तो पक्का नहीं है इसी अवस्था में, ये प्रोफेज की अर्ली और लेट अवस्थाएं होती है, लेकिन ये इतनी बात आपको 4 बात मुख्य याद रखनी है, अभी दोबारा बताएंगे। पहली बात, प्रोफेज अवस्था में केंद्रक में जो क्रोमेटिन पदार्थ है वो क्या है? धीरे धीरे संगठित होने लगता है। दूसरा, प्रोफेज अवस्था में जो गुणसूत्र का या क्रोमेटिन पदार्थ है वो, या वो गुणसूत्र का कच्चा पदार्थ, कच्चा मटेरियल वो दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है। वो किससे जुड़ा होता है? सेंट्रोमीर से। तीसरा, सेंट्रोमीर है, उसमें विभाजन शुरू होता है और सेंट्रियोल का निर्माण करता है। विभाजन होकर विपरीत ध्रुवों की ओर तरफ जाएगा और सेंट्रियोल का निर्माण करेगा। तो प्रोफेज के अंत अवस्था तक, लेट अवस्था में क्या होता है? जो केंद्रक है उसकी झिल्ली विलुप्त होने लगती है और केंद्रिका विलुप्त होने लगती है। तो अभी ये प्रोफेज अवस्था पढ़ेंगे, बाकी है वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।